हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा प्रेजेंट्स पॉलिटी क्लासेस। अब पॉलिटी का डर होगा छूमंतर। हियर वी आर विद द समरी ऑफ पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, जो कि आप लोगों को बेसिक टू एडवांस वेरी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी न्यू कमर्स है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बने रहे हमारे वीडियो के साथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैलेंट फीचर्स, यानी कि मुख्य विशेषताएं हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। इससे पहले हमने जानकारी ली, हमने संविधान की नींव रखी, संविधान की मांगें जिनमें हमें पता चली कहाँ से आई, संविधान में जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं वो कहाँ कहाँ से शामिल की गई, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिली। आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी मुख्य विशेषताएं, जिसमें से पहली है लेंग्थिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमारा जो है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो कि हमारे जो शुरुआत में संविधान था, जो कि इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने बताया था कि 395 जो शुरुआती संविधान बना था उसमें हमारे अनुच्छेद कितने थे संविधान के, प्रस्तावना के साथ साथ में 395 आर्टिकल्स, जिसमें से 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमारे जो संविधान के आर्टिकल्स हो चुके हैं वो 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स की बात 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स यानी कि 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। द वेरियस अमेंडमेंट्स, हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे संशोधन हो चुके हैं। आज की डेट में 104 संशोधन हो चुके हैं। और शुरुआत में सबसे पहले संशोधन हुआ था 1951 का संशोधन, जिसमें से लगभग 20 आर्टिकल्स और पार्ट 7 को हटा दिया गया था। पूरे विश्व में इससे बड़े संविधान कहीं नहीं है जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स हों और साथ में शेड्यूल्स इतने सारे हों। सेकंड हम देखते हैं ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। हमारे संविधान को, जैसे कि हमने अभी तक में लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा कि हमारे संविधान में जो भी चीज़ें तैयार हुई वो कहीं ना कहीं से अडॉप्ट की गई हैं। तो सोर्सेज इसके क्या क्या थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सोर्सेज थे हमारे यूके से हमारा काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था तो यूके से का ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें हमें एज यूजुअल हो गई थी, इन चीज़ों को हमने ले लिया। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, कैबिनेट सिस्टम, मिनिस्टर्स जो थे, पोस्ट ऑफ पीएम थी, प्रधानमंत्री के पद, लोअर का बाइकैमरलिज्म, द्विसदनी व्यवस्था जो थी, सदन व्यवस्था जो है जो ब्रिटेन की देन थी, तो वो भी हमने अडॉप्ट कर ली। लोअर हाउस मोर पावरफुल था। लोकसभा जो हमारी आज की डेट पे है ये हमारी ज़्यादा पावरफुल है। ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे, ये भी हमारा यूके से है। प्रोविज़न ऑफ स्पीकर इन लोकसभा में स्पीकर का जो प्रावधान है वो भी यूके से लिया गया है। यूएस की बात करें तो यूएसए से हमने क्या लिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान की अवधारणा आई हमारी यूएसए से। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो सोच आई थी। हेड ऑफ द स्टेट नॉन एज प्रेसिडेंट, पूरे राज्य का जो पूरे मतलब स्टेट है या कंट्री है उसका हेड जो माना जाएगा वो कौन होगा, वह प्रेसिडेंट होगा। ये चीज़ हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। प्रोविज़न ऑफ द स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें हमने यूएसए से अडॉप्ट की हैं। इस तरीके से अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ही उस सब्जेक्ट पर कार्य करते हैं, वह कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। ये कहाँ से अडॉप्ट किए, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। सेंटर स्टेट रिलेशन भी ऑस्ट्रेलिया से है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना की जो भाषा है, ये सारी चीज़ें जो तीनों चीज़ें लिखी हैं ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है। यूएसएसआर जो कि आज की डेट में टूट के सिर्फ रसिया बचा हुआ है, तो ये कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान, इन दोनों चीज़ों को हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया था। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे। जर्मनी में काफ़ी सारी इमरजेंसीज लग जाती थी, तो जर्मनी से हम क्या याद रख सकते हैं, जर्मनी में इमरजेंसी का काम होता था, इसलिए हमने इमरजेंसी कहाँ से ली, जर्मनी से ली। जापान से हमने लिया सुप्रीम कोर्ट जो फंक्शंस के जो नियम थे, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी कार्यों के नियम हैं वो कहाँ से लिए हमने, वे जापान से लिए हैं। फ्रॉम कनाडा, फेडरल सिस्टम एंड द रेसिडरी पावर, जो भी संघीय व्यवस्था हमारे देश को आज जो संघ राज्यों का संघ बोला जाता है, वह क्यों बोला जाता है, ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, क्योंकि फेडरल सिस्टम एंड द रेसिडरी पावर, जो भी अवशिष्ट ताकतें हैं ये हमारी कनाडा से हमने अडॉप्ट किया। साउथ अफ्रीका से हमने अडॉप्ट किया है प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भी संविधान में संशोधन हो गए हैं, और अभी चर्चा में बताया कि मैंने 104 संशोधन आज की डेट पे हमारे हो चुके हैं। तो ये कहाँ से हमने लिया है अमेंडमेंट का, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से।
आयरलैंड से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी की अगर चर्चा की जाए तो कभी भी अगर पूछते हैं कि डीपीएसपी कहाँ से अडॉप्ट किया गया है तो ये आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए हम आगे भी काम के लिए बना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये जो थर्ड है हमारा, थर्ड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। हिंदी में बताएं तो दृढ़ता और लचीलापन। हमारा जो संविधान है वो कितना कठोर है और कितना नम्य है या कितना लचीला है, इसके बारे में बताया है। तो हमारा संविधान दोनों ही है, कठोर भी है और लचीला भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। दोनों ही तरीके से है, ना ही केवल कठोर है ना ही केवल लचीला है। अब ये कैसे पता चलता है? ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल है 368, आर्टिकल 368 में ये बताया गया है कि ये क्षमता बताते हैं कि हम अपने जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकते हैं। सम प्रोविजंस किस तरीके के, दो टाइप के अमेंडमेंट्स करते हैं। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं? पहला तरीका है कि या तो उसमें मेजॉरिटी आनी चाहिए। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। संसद में क्या होना चाहिए? उसकी ज़्यादा मेजॉरिटी आ जानी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी दैट इज़ मोर देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा की जिसमें मेजॉरिटी आ गई तो वो क्या होगा? वो हमारे संविधान में लागू हो जाएगा वो नियम के तौर पे। जैसे कि अभी सीए की चर्चा हो गई तो उस तरीके से। और सम अदर प्रोविजन, दूसरे तरीके से अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अन्य जो राज्य हैं और राज्यों की सहमति के हिसाब से भी ये संविधान संशोधन हो सकते हैं। फिर चौथा हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था और एकात्मकता के ऊपर झुकाव जो हमारे यहाँ पर है। देखा जाए तो हमारा संविधान संघीय रूप से बोला गया है, लेकिन उस पर फिर भी हमारा क्या है? एकात्मकता है। सेंट्रल जो है, सेंट्रल पर ही, सेंट्रल और स्टेट दोनों के इक्वल मतलब रोल है अपने अपनी जगह पर। स्टेट अपनी जगह पर अपने रूल्स फॉलो करता है, अपने रूल्स को अप्लाई करता है, वो भी अपने शासन को चलाने में क्षमता रखता है अपने तरीके से, और सेंटर अपने तरीके से चलाने में क्षमता रखता है। पर दोनों के पावर्स अपने अपने पास हैं, लेकिन दोनों के अगर लास्ट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो दोनों किस पर निर्भर करते हैं? वो जाके सेंट्रल पर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फेडरल सिस्टम बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन। जैसे कि चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से। टू गवर्नमेंट, दो सरकारी शासन जो होते हैं, टू गवर्नमेंट दो सरकार। डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन किस तरीके से किया गया? हमारा लिखित संविधान, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर कौन होगा? चाहे कोई भी सेंटर हो या स्टेट हो, सबसे ऊपर लेकिन उसके कौन होगा? संविधान होगा। संविधान में कहीं कहीं कठोरता भी है जिसमें, और इन सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका के ऊपर भी कोई जा सकेगा, न्यायपालिका पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। विधायिका का अपना कार्य है, और विधायिका पर अगर विधायिका ने कोई भी नियम बनाया है तो उन पर चर्चा करना या उन पर ध्यान देना, ये सारी काम इंडिपेंडेंटली कौन कर सकता है? जुडिशरी कर सकती है। और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमारी दिखाती हैं कि संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ में भी ये हमारा संविधान एकात्मकता के रूप में झुकाव में है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। ये सारे फीचर्स अभी हमने पढ़ लिए कि ये संघीय व्यवस्था है कि सभी की अलग अलग पावर्स हैं, सभी की अलग अलग जो बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा का अपना अलग अलग काम है, स्टेट के अलग काम है, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके साथ साथ में देखते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे जो केंद्र है, जैसे कि अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग कौन है? लास्ट में सेंटर का ही स्ट्रॉन्ग पावर रोल आता है यहाँ पर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग अलग नागरिकता हो कि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। आप कौन हैं? आप भारत के नागरिक हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पर बोला गया है। ऑल इंडिया सर्विस की बात की जाए, इमरजेंसी प्रोविजन एंड सो ऑन। अगर कोई इमरजेंसी लगाते हैं, सेंटर को लगता है, सेंट्रल को लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि इमरजेंसी लगाना है, तो पूरे जगह पर, सारी जगहों पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इस तरीके से यूनिटरी पॉलिसी यहाँ पर देखने को मिलती है।
फिर और साथ ही साथ में और भी आगे बात करते हैं कि मोर ओवर द टर्म फेडरेशन वॉज नाउ वेयर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में ये सारी चीज़ें, फेडरेशन में संघीय व्यवस्था कहीं पर भी नहीं बोला गया है। संघीय व्यवस्था, मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर, जो संघीय बात चर्चा की गई कि संघ कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो संघीय है, वो संघीय है, फेडरल है, लेकिन कहीं पर ही पूरे संविधान में संघीय के शब्द की विवेचना नहीं की गई, कभी भी संघीय शब्द नहीं बताया गया पूरे संविधान में। लेकिन आर्टिकल 1 कहता है, उसी दूसरी जगह पर आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया हमारा क्या है, राज्यों का संघ है, हमारा जो भारत है वह राज्यों का संघ है। इस तरीके से आर्टिकल 1 में हमारे यहाँ पर बताया गया है। विच इम्प्लाइज टू थिंग्स, वन, इंडिया फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट। जैसे कि कनाडा वगैरह में या यूएसए वगैरह में देखते हैं, हम यूएसए में देखते हैं कि जो भी फेडरल सिस्टम है वो किस तरीके से सभी राज्यों का एग्रीमेंट है कि ठीक है हम लोग शामिल हैं, हम आपके साथ में मिले हुए हैं, हम आपके साथ में मिले हुए। हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई भी, भारत में इस तरह की कोई भी समझौते नहीं हुए राज्यों के साथ में। राज्य हमारे पूरा भारत में मिलकर अगर बोला जाए कि भारत में ये है तो भारत का ही हिस्सा कहलाएगा सारे राज्य, कोई भी अलग नहीं हो सकते हैं। और दूसरा इसी में बात है कि नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वह भारत देश से अलग हो सके या अपने आप को अलग कर सके, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, ये आर्टिकल 1 हमारा बताता है कि राज्यों का समूह, संघ जो है, भारत जो है राज्यों का संघ है। हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब। इसी तरीके से क्या हुआ कि जो भारत का जो संविधान है और उसकी संघीय व्यवस्था है उसको कई तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये किसने बोला है, ये क्वेसी फेडरल बाय केसी वियर ने ये बोला, क्वेसी फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अगर आत्मा से बात की जाए तो ये क्या है, अंदर से एकात्मक रूप से है, एकीकृत है, लेकिन ऊपर से रूप दिखाया जा रहा है इनका संघीय व्यवस्था का। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है मॉरिस जॉन्स ने। मॉरिस जॉन्स बोलते हैं कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये पूछे जाते हैं, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं प्रीलिम्स में कि किसने ये सारी चीज़ें किसने कही। फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा है, ये केसी वियर ने कहा है। अगर कोई पूछता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मॉरिस जॉन्स ने कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर बात की जाए कि तो ये कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसके द्वारा कहा गया, ये आइवर जेनिंग के द्वारा कहा गया। इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने हमारे जो फेडरेशन सिस्टम है और कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्क्राइब किया है। तो इसको आपको याद करके रखना है कि 1 वर्ड फैक्ट आ सकते हैं कि किसके द्वारा ये कहा गया, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किसने ये सारी चीज़ें कही हैं। अब हमारा है नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नेक्स्ट हमारी स्पेशलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है, द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म इन इंडिया आर presence of the nominal and the real executive, collective responsibility of the executive to the legislature, membership of the ministers in the legislature, विधायिका में सदस्यों की जो सदस्यता होती है, मंत्रियों की सदस्यता, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो राज्यों और देश में नेतृत्व होता है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जो होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है और हमेशा डाउट में करता है, डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। हमेशा डाउट वाला क्वेश्चन जो जल्दी पढ़ते पढ़ते हम लोगों से मिस हो जाता है और बहुत ही सिंपल होता है, क्या, लोअर हाउस लोकसभा का विघटन होता है, ना कि राज्यसभा का। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है राज्यसभा का विघटन कब होता है, 1 साल 6 महीने 3 महीने या 8 महीने, तो वो कोई इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी लोग जो होते हैं वो जल्दी में दिमाग में नहीं आता है, उनको क्या देते हैं, अच्छा इसका तो ये होगा, और लोकसभा के बारे में सोचते सोचते वो राज्यसभा का क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। बल्कि राज्यसभा का विघटन ही नहीं होता है, लोअर जो काउंसिल होती है, जो लोअर क्लासेस की लेवल लोअर हाउस होता है जो हमारा, यानी कि जो लोकसभा कहलाती है, उसका ही केवल विघटन होता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारा नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड द जुडिशरी सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, लेकिन जो सर्वोच्चता अगर दी गई है तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, न्यायिक व्यवस्था को सुप्रीमेसी दी गई, ये इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है।
इंटीग्रेटेड एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एकात्मक और क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे संविधान में ये इसका प्रावधान दिया गया है। फिर हमारे में फंडामेंटल राइट्स की बात बताई गई जो कि मौलिक अधिकार है, और ये इसको काफ़ी डिटेल से भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को अभी हमने शुरुआत से अभी जो है संविधान को देखना चालू किया है कि क्या क्या चीज़ों को हमको जानने वाले हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं। अभी हमने खाली ये सारी विशेषताएँ पढ़ी हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से अभी अपन कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं और डिटेल में अभी जाएंगे। आर्टिकल 1 से लेके जितने भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करवाएंगे, काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा। और जो भी कन्फ्यूज़न है, जो कि ऊपर से पढ़ के काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि अच्छा ये तो ऐसा होता है तो दूसरे वाले में कैसा लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी क्योंकि पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखा करिए और लाइक ज़रूर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। फंडामेंटल राइट्स हम देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम है, आप पढ़ सकते हैं, 19 to 12 है, 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, जिसमें चाइल्ड लेबर वगैरह का कनेक्शन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, इसमें सारा जो भी मामला जिसमें सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग जो है अज्ञानी रूप से चर्चा करते रहते हैं, ये यहाँ पर बात की जाएगी। राइट टू आर्टिकल 25 से 28 में। कल्चरल एंड द एजुकेशन राइट, ये आर्टिकल 29-30 में आता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ये सारी चीज़ें और भी ये चर्चा की जाएंगी। अभी हाल ही में अब इसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे चढ़ते चढ़ते हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानना चालू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहिएगा, ऐसे ही मोटिवेट करिए हम लोगों को, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास को बड़ा करना है अपन को, और ज़्यादा जितने भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट हैं, आप ज़रूर कमेंट में आइए और कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट करिए। थैंक यू।